नमस्कार। कला ये शब्द हमारे जीवन में कुछ इस तरह से घुला मिला हुआ है कि कला के बिना मानव जीवन की संभावना ही शून्य है। जी हाँ, किसी भी देश की संस्कृति का समन्वय ज्ञान उसकी ललित कलाओं से प्राप्त होता है। और अगर भारत की ललित कलाओं की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग महत्व है। उसी पहचान के विभिन्न रूपों को समेटे हम हाजिर हैं रंग तरंग के इस बहुत ही खास अंक में। मैं हूं जया सिन्हा और आपका स्वागत है रंग तरंग में। आज इस खास कार्यक्रम में खास इसलिए क्योंकि आज हम पूरे देश से आपके लिए लेकर आए हैं रंगों के अलग अलग रूपों को। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आपको ले चलेंगे और दो बेहद शानदार प्रदर्शनियों की आपको दिखाएंगे झलक। साथ ही साथ बनारस के 80 घाट से शिव सती के नृत्य का मंचन किस तरह से आपको भाव विभोर कर देगा उसकी एक झलक भी आप देखेंगे। भुवनेश्वर ले चलेंगे जहां पर G20 के संस्कृति समूह की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। उसमें क्या हुआ खास आपको बताएंगे। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आप एक और बहुत ही शानदार प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी में पूरे विश्व में बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है, जो आप यहाँ पर एग्जिबिट कलाकृतियों में, प्रदर्शनी में, पेंटिंग्स में देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत है ये। किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ पूरे विश्व में, उसकी एक झलक, एक बानगी हम यहाँ देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय कला के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों की विलक्षण कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कलाकृति किस तरह से बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है, इसकी एक बानगी हम यहाँ देखेंगे। ये कलाकृतियां बौद्ध धर्म के इतिहास और दर्शन की झलक प्रस्तुत करती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन और समर्थित मूल्यों के बारे में आप और अधिक जान सकते हैं इस प्रदर्शनी में आकर। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी में श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की पेंटिंग्स को, कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध के जीवन को बहुत ही करीब से देखने और समझने का ये एक सुनहरा अवसर है। तो जरूर इसे खोइए मत और आइए लुत्फ उठाइए इस प्रदर्शनी का। इस प्रदर्शनी के कई विभिन्न आयाम हैं। यहाँ पेंटिंग्स हैं, दुर्लभ वस्तुएं हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक प्रोजेक्टर रूम में, जहाँ पर एक 360 डिग्री एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। एक एनिमेशन फिल्म चल रही है जो भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में आपको और ज्यादा विस्तार से समझाएगी। किस तरह से विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, क्या रही भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा, यहाँ पर एक अलग ही अनुभव के साथ आप उसे जान सकते हैं। प्रोजेक्टर रूम है, अपनी जूते चप्पल बाहर उतारिए और यहाँ पर आइए और बैठिए। और यहाँ बैठने के बाद आप वाकई भगवान बुद्ध के विचारों में खुद को खोया सा महसूस करेंगे। जब प्रधानमंत्री ने की अपनी मन की बात तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो पूरे देश की बात बन जाएगी। जी हाँ, आकाशवाणी पर आने वाले प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम ने पूरे किए 100 एपिसोड और किस तरह से प्रधानमंत्री की आवाज ना सिर्फ हमारे पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में गूंज रही है, उसकी एक झलक हम सभी ने देखी। तमाम मुद्दे जो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में उठाए, तमाम बातें जो उन्होंने की, जो संदेश और आह्वान उन्होंने दिया, किस तरह से वो एक आंदोलन का रूप ले लिया, उसकी भी एक झलक हमने देखी। तो क्यों ना उन तमाम बातों का एक डॉक्यूमेंटेशन हो। जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति, ये एक प्रदर्शनी आप इन दिनों राजधानी दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में देख सकते हैं, जहां पर सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों को, विषयों को अपनी कला के रूप में ढाला है। और क्या है इसमें खास, आइए देखते हैं। जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति।
राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत की कलात्मक विविधता का प्रदर्शन किया गया है और ये मन की बात में प्रकाश डाले गए विषयों से प्रेरित है। इस प्रदर्शनी के जरिए कलाकारों को अपनी कलाकृतियों और मन की बात के उन विषयों का उल्लेख करने का एक अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने जयपुर हाउस के ऐतिहासिक गुंबद में जनशक्ति प्रदर्शनी के इमर्सिव प्रोजेक्शन शो को भी देखा। कलाकृतियां देखने के बाद प्रधानमंत्री ने जनशक्ति प्रदर्शनी कैटलॉग पर मन मंदिर की यात्रा सुखद हो संदेश लिखा और हस्ताक्षर भी किए। जाने माने आधुनिक और समकालीन कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया है और 12 विषयों पर प्रधानमंत्री के संदेश का कलात्मक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है। प्रत्येक विषय जल संरक्षण, नारी शक्ति, कोविड के बारे में जागरूकता, स्वच्छ भारत, पर्यावरण एवं एएमपी, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, योग एवं आयुर्वेद, भारतीय विज्ञान एवं अंतरिक्ष, खेल एवं फिटनेस, इंडिया एट 75 एवं अमृतकाल, पूर्वोत्तर भारत का उत्सव और भारत एवं दुनिया जैसे विषयों से संबंधित है। इस प्रदर्शनी में माधवी पारेख, मनु पारेख, शाहतुल डोडिया, रियाज कोमू, जिया इराना, आशिम पुरकायस्त, जितेन ठुकराल, सुमीर तगरा, परेश मैती, प्रतुल दास, जगन्नाथ पांडा, मंजुनाथ कामत और विभिन्न मल्होत्रा ने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं ये स्कल्पचर इंस्टॉलेशन जिसे क्रिएट किया है मशहूर कलाकार रियाज कोमू ने, जो महात्मा गांधी के विचारों को और स्वच्छ भारत मिशन को दर्शाता है। स्वच्छ भारत मिशन जिसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री के एक आह्वान से और फिर कैसे एक आंदोलन बन गया, उसकी एक झलक, उसकी एक शक्ति हम सभी ने देखी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं भुवनेश्वर, जहां पर G20 की दूसरी संस्कृति समूह की बैठक का आयोजन किया गया और वहां पर डेलीगेट्स और वहां आए दर्शकों ने लुत्फ उठाया एक क्राफ्ट्स मेले का। एक ऐसा कला का मेला जहां पर देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। चांदी के तारों वाली ओडिशा की ताराकशी हो या गुजरात का अजरक ब्लॉक प्रिंट, इस प्रदर्शनी में हमारी अनूठी विरासत की छटा बिखरी हुई है। आंखों में हैरत और मुंह में तारीफ लिए G20 सदस्यों और अन्य देशों से आए हुए लोग विस्मित से नजर आए। This was a very nice experience also because you see the diversity of art and cultural heritage of India. It's very rich. It's a beautiful craft and I think it needs to be evaluated more. It should be appreciated more. It feels absolutely wonderful. I would really like to thank the presidency for inviting us here because I feel absolutely privileged to get the opportunity to see works of such fine material. इस प्रदर्शनी की परिकल्पना की है जानी मानी हस्ती जया जेटली ने। उनका कहना है कि ब्रेल से लेकर नृत्य तक सब विधाओं में बोल है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, भाषा के द्वारा हमारी संस्कृति दिखाया जा रहा है। तो इधर भाषण, फिल्म, नृत्य, कैलीग्राफी, योगा सब मिलाकर और ब्रेल जो लोग पढ़ नहीं सकते, जिनके आंख नहीं है, उनके लिए भी भाषा होता है, उसमें भी एक फिल्म है। तो सबको हमने समेट के दिखा रहे हैं कि ये है भारत की परंपरा। प्रदर्शनी में दिखाई गई ओडिशा की पट्टचित्र कला पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है उससे जुड़ा हुआ है हमारा पट्टचित्र। और जगन्नाथ मंदिर जब से हमारा पट्टचित्र
इससे पुराना है। वो हमारा भगवान का जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है पट्टचित्र और ट्रेडिशनल पेंटिंग है। सब जगन्नाथ मंदिर का कहानी है, रामायण, कृष्ण लीला, गणेश स्टोरी, सब ट्रेडिशनल पेंटिंग हमारा बनता है इसमें। और हम अभी नया नया वही पट्टचित्र का पर नया नया काम करते हैं, मॉडल चेंज करके हम अभी नया नया काम करते हैं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ से आए ब्लॉक प्रिंट में महारत हासिल कारीगरों ने भी शान से अपनी पुश्तैनी कला का परिचय दिया। हमारा क्राफ्ट है लकड़ी के ब्लॉक से छपाई करना, अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं उसको, और इसमें पूरा नेचुरल कलर इस्तेमाल होता है। मतलब कोई पत्ती से, कोई जड़ से, कोई फल से, कोई मतलब स्किन से, जो है सब जड़ी बूटियों से ही कलर होता है, नेचुरल कलर होता है सब। भुवनेश्वर की कला भूमि में आयोजित इस प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी हिस्सा लिया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया। इस प्रदर्शनी में कुल 8 शिल्पकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जी हाँ, भारत जो विविधताओं का देश है, जो पौराणिक भी है और जिसमें नवीनता भी है, जिसमें लोक कला 4 चांद लगाती है। कैसे हमारा गया हुआ कल हमारे आगे आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। G20 के तहत ये एग्जीबिशन पूरी दुनिया से आए लोगों को यही बताती है कि भारत पूरी दुनिया में अनोखा है, अनूठा है। भुवनेश्वर में 4 दिवसीय G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की शुरुआत हुई। बैठक में 8 मेहमान देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पुरी के नीलाद्रि तट पर सजी ये अनोखी कलाकृति, जिसे देखकर समुद्र की लहरें खुशी से उछल रही हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर बात हमारी संस्कृति की जो है। ओडिशा के ऐतिहासिक समुद्री व्यापारों को दर्शाती इस कलाकृति को बनाया है विश्व विख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील की बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए। एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group. And as it's written to unite us all the 20G countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe, we have 27 countries. We have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India, you must respect culture and you must favor it. विदेशी मेहमान पुरी के तट पर भारतीय संस्कृति से रूबरू हुए, और बाहर से आए हुए इन प्रतिनिधियों ने पुरी के नीलाद्रि तट के दर्शन किए। ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। मध्यकालीन ओडिशा की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना। ये मंदिर एक विशाल रथ की तरह दिखता है, जिसमें 12 जोड़े पहिए हैं, जो प्रतीकात्मक रूपांकन के साथ भव्य रूप से उकेरे गए हैं, जो 7 उत्साही घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन करने कोणार्क आते हैं। साल 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी। मंदिर की भव्य वास्तुकला देख विदेशी पर्यटक सम्मोहित रह गए। बंगाल की खाड़ी के तट पर खड़ा ये भव्य सूर्य मंदिर पर उगते सूरज की पहली किरण पड़ती है। सूर्य की रुपहली किरण सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार को रोशन करती है। ये खूबसूरती विदेशी मेहमानों के दिल को छू गई। इस यात्रा के दौरान अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को ओडिशा के शास्त्रीय लोक नृत्य से भी परिचित कराया गया।
कला अभिव्यक्ति का एक बेहद सशक्त माध्यम है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं एक थिएटर फेस्टिवल में। भाई इन प्लेस के जरिए कई बार बातों बातों में व्यंग के जरिए कलाकार बेहद गंभीर चोट भी कर जाते हैं। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं एक ऐसे थिएटर फेस्टिवल में जहां पर नोबेल पुरस्कार विजेता डारियो फो के नाटक कांड पे का हिंदी रूपांतरण चुकाएंगे नहीं का मंचन किया गया, जिसमें व्यंग के जरिए एक बेहद गंभीर मसले पर आवाज उठाई गई। आधुनिक या स्वतंत्रता के बाद का भारतीय रंगमंच वो रंगमंच है जिसे हम सभी जानते हैं। साइकिल नहीं चुरानी चाहिए। मैंने तुझे बताया ना, मैंने इसे चुराई नहीं, आजाद करवाया। अच्छा। इसका उपयोग मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता को फैलाने के लिए किया जाता है। रंगमंच सही वातावरण में मनुष्य के तनाव को बाहर लाने में मदद करता है। युवाओं को जीवन जीने का ढंग सिखाता है और कठिन से कठिन स्थिति में भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। रंगमंच अवसाद से कहीं दूर ले जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी जीवन शैली और अनुशासन के महत्व से आपको रूबरू कराता है। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में अस्मिता थिएटर का ग्रीष्म नाट्य महोत्सव में भी एक शानदार नाटक को प्रस्तुत किया गया। ये नाटक नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध नाटककार डारियो फो का हास्य और व्यंग्यपूर्ण नाटक कांड पे वांट पे का हिंदी रूपांतरण है, जिसे चुकाएंगे नहीं के शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। रंगमंच जहां आंसू है, जहां खुशी है, जहां मुस्कुराहटें हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जीवन का हर रंग हमें एक ही मंच पर नजर आता है। रंगमंच आज के दौर में भी ऊर्जा से भरी सकारात्मक सोच हमें देता है। हमें बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और जीवन में हमें किस ओर बढ़ना चाहिए, और यही एक नया अंदाज है रंगमंच का। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिभा है, और ये चेहरा नहीं किरदार देखता है। जहां तक बात महिलाओं की प्रतिभा की है, तो महिलाओं को इसे आत्मसात करके मंच तक पहुंचाने में समय जरूर लगा, लेकिन उन्होंने समाज के बाकी क्षेत्रों के साथ रंगमंच में भी अपने आप को साबित किया है। आज वो रंगमंच को सिर्फ मनोरंजन न मानकर एक करियर के तौर पर भी चुन रही हैं। मन में एक आवाज़ आई कि देखो समाज को इस तरह से भी बदला जा सकता है, तो क्यों ना मैं भी इसका हिस्सा बनूं। तो कितने लोग फिर जुड़ते चले जाते हैं। फिर मुझे एक कलाकार होने के नाते ये माध्यम अच्छा लगा। थिएटर मेरे ख्याल से अपनी जगह जीवंत है हमेशा ही, और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसकी एक अपनी वैल्यू है, एक वैल्यू सिस्टम है जिसको रंगमंच ने हमेशा जो है कैरी फॉरवर्ड किया है और वो करता रहेगा। महिला रंगकर्मी थिएटर में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं और कई कलाकारों के लिए मिसाल भी कायम कर रही हैं। चुकाएंगे नहीं का हिंदी रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी अमिताभ श्रीवास्तव ने किया। कलाकारों ने मंच पर जीवन के कई रंगों को इस तरह से प्रस्तुत किया जिसने लोगों के मन में घर कर लिया और एक नई कहानी को जन्म दिया। शॉर्टेज अक्सर खाने पीने की चीजों की होती है, लेकिन दाम सब चीजों के बढ़ते हैं। तुम्हारी इकोनॉमिक्स काफी वीक है। ये इतना मुश्किल नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं। मार्केट के अंदर आटा, दाल, चीनी, जब इनके रेट बढ़ते हैं तो फिर इनसे बनाई जाने वाली चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो स्मगलर्स का मुनाफा ही मुनाफा। एक सेकंड, स्मगलर कहां से आके पीछे।
और आइए अब आपको ले चलते हैं बनारस के अस्सी घाट, जहां पर शिव और सती की पौराणिक कथा को दर्शाती एक नृत्य नाटिका का मंचन किया गया। खुले आसमान के नीचे गंगा किनारे हुई इस नृत्य नाटिका की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाले कलाकारों की उम्र 4 साल से लेकर 16 साल तक की थी। जी हाँ, भरतनाट्यम नृत्य शैली से सजी ये नृत्य नाटिका, ये नृत्य मंचन लंबे समय तक दर्शकों को याद रहने वाला है। मैं ना ही किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। शिव और सती के विवाह पर आधारित इस नृत्य नाटिका का काशी के अस्सी घाट पर गंगा के किनारे मंचन किया जा रहा है। प्रजापति दक्ष विष्णु भक्त अपनी पुत्री सती को 1 लाख कमल पर विष्णु का नाम लिखने का आदेश देते हैं, पर सती उन पर भगवान शिव का नाम लिख देती हैं। सती का शिव से प्रेम को नारद जी कैलाश पर आकर महादेव को इसकी सूचना देते हैं। प्रजापति दक्ष ने सती की रखवाली का कार्य चंद्रमा को सौंपा, लेकिन जब सती और शिव का प्रेम सबको पता चला तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने अपने महल के द्वार पर चौकीदार के रूप में महादेव की मूर्ति स्थापित करा दी। इन सब विरोध के बावजूद सती ने भगवान शिव की मूर्ति को जयमाला पहना दी और उस मूर्ति से शिव प्रकट हुए और विवाह संपन्न हुआ। इस नाटक पर विवाह के समय दर्शकों ने भी पुष्प वर्षा की। विवाह के उपरांत शिव के मना करने के बाद भी सती अपने मायके आती है और वहां अपने पति महादेव का अपमान सह नहीं पाती और अग्नि में समा जाती है और अपना आदि शक्ति का रूप दिखाती है। इस नृत्य नाटिका के छोटे छोटे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया और लोगों ने भी भक्ति भाव से इस शिव सती की कहानी को देखा। दर्शकों में केवल वाराणसी ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों ने भी इस नृत्य नाटिका का आनंद उठाया। हृदय से आप सभी का साथ व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, तो सीधे वहां